हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का लास्ट चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। यानी कि आज क्लास 7th कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्लास 8th की साइंस बचती है, तो वो मैं तभी पढ़ाऊँगी जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आप क्लास 8th की साइंस भी पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको पढ़ाऊंगी। नहीं तो फिर मैं उसको शॉर्ट में ही करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है, और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। तो अपशिष्ट का मतलब है गंदा पानी, जो सिंक से, शौचालय से, लॉन्ड्री से और हमारे घरों से जो निकलता है, बाथरूम से आदि से जो जल निकलता है, वह अपशिष्ट होता है, गंदा होता है। आगे लिखा है, इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? तो अपशिष्ट जल का क्या होता है, इसी के बारे में आज जानेंगे कि आखिर जो अपशिष्ट जल है, नालियों का गंदा पानी, नलों तो इस लेसन में इसी बारे में बताया गया है कि आखिर ये अपशिष्ट जल जाता कहाँ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है, जल हमारी जीवन रेखा। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। तो छोटा सा क्रियाकलाप लिखा हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर स्वच्छ जल के उपयोग बताए गए हैं। पहला लिखा है पेयजल, और ये जो 3 खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ आप अपने मन से तो स्वच्छ जल के उपयोग बताए गए हैं। पेयजल लिखा है, खाना पकाने में स्वच्छ जल का उपयोग किया जाता है, और 2 स्वच्छ जल के उपयोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं। लिखा है, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है। क्योंकि इन लोगों को स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं मिल पाता है, इसलिए ये लोग जल संबंधित रोगों से पीड़ित हैं। और आगे लिखा है, और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? बिल्कुल गंभीर समस्या है, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पीने के लिए स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। आगे लिखा है, आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवड़ जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 22 मार्च को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। आगे लिखा है, इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषणा की गई 2005 से 2015 तक। और लक्ष्य क्या रखा गया
कि उन व्यक्तियों की संख्या को आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। आगे लिखा है, ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे लिखा है, जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से बाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। यानी कि जो अपशिष्ट जल है, इसे उपचारित करने के लिए जो प्रक्रम है वह कहलाता है वाहित मल उपचार, और इसके अनेक चरण भी हैं। अब लिखा है वाहित मल क्या है, ये भी तो जानना आवश्यक है। वाहित मल उपचार से पहले ये समझना आवश्यक है कि वाहित मल क्या है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किया जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। तो जो जल अपने घरों से निकलता है, उद्योगों से निकलता है, अस्पतालों से निकलता है, कार्यालयों से निकलता है, तो जो जल वो उपयोग के बाद अपशिष्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो वही जल जो होता है अपशिष्ट जल है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो वर्षा के समय गलियों में बहता है और सड़कों और छतों से बहकर अपने साथ हानिकारक पदार्थ भी ले आता है। तो यह जो जल होता है वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। यानी कि इसमें अधिकांश अशुद्धियां होती हैं जो घुल जाती हैं। इसीलिए जल का रंग भी आप देखकर बता सकते हैं कि ये जल जो है अपशिष्ट है। तो यही होता है वाहित मल। आगे लिखा है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। छोटा सा क्रियाकलाप है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कार्बनिक अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? जैसे मानव मल, जैविक अवशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया यानी मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी आदि का कचरा। अकार्बनिक अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातुएं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जीवाणु कौन कौन से हैं? हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो, कोलेरा एवं साल्मोनेला पैराटाइफी। और अन्य सूक्ष्मजीव क्या हैं? पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। तो जो काला पानी आप लोग देखते हैं नालों का और नालियों का, तो उसमें इतने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। आगे लिखा है जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। यानी जल का शोधन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल की जाती है। पाइपलाइन बिछी होती है और उसी पाइपलाइन के जरिए बस्तियों में पानी पहुंचाया जाता है। आगे लिखा है और पाइपों का एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। तो एक पाइपलाइन जो होती है जल को ले आती है घरों तक, और एक लाइन होती है जो अपशिष्ट जल को ले जाती है। आगे लिखा है कल्पना कीजिए यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं।
जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। तो आप लोगों ने देखे होंगे मेन होल सड़क पर बने होते हैं, तो ये कितनी दूरी पर बनाए जाते हैं? 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर, और वहां बनाए जाते हैं जहां पर दिशा का परिवर्तन होता है। अब लिखा है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के बारे में। तो जो अपशिष्ट जल है वह संयंत्र में किस प्रकार उपचारित किया जाता है इसके बारे में लिखा है। तो चलिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। इस तरीके से ये होते हैं शलाका छन्ने। तो जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां होती हैं, कपड़े हैं, पॉलीथीन है, डिब्बे हैं, ये सब अलग हो जाते हैं जल से। अब क्या किया जाता है? अब लिखा है अब बाहित अपशिष्ट को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। यानी शलाका छन्ने के बाद फिर नंबर आता है वाहित जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाने का। तो इससे क्या होता है? जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे जो बालू और ग्रिट, कंकड़ पत्थर जो होते हैं वह उसकी पैंदी में यानी तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब क्या किया जाता है? फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक यानी स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीज जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र का उपयोग किया जाता है यानी स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। इस प्रकार की बड़ी टंकी होती है जिसमें जल को रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है? अपमथित्र किया जाता है जल का। क्यों किया जाता है अपमथित्र? ताकि जल में जो तेल और ग्रीज की अशुद्धियां हैं उन्हें अलग किया जा सके। अब क्या करना है? आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस यानी जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि इस प्रक्रम में जो जैव गैस उत्पन्न होती है इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है और विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। आगे लिखा है निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट और साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। तो निर्मलीकृत जल में क्या किया जाता है? पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे क्या होता है? वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु क्या करते हैं? जल में जो मानव अवशिष्ट, खाद्य पदार्थ और साबुन, इसके अलावा अन्य अवांछित पदार्थ जो होते हैं उनका उपभोग कर लेते हैं। आगे लिखा है कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पैंदी में सक्रियित आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियित अपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है।
शुष्क आपंक का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पैंदी में सक्रियत आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल लिया जाता है। सक्रियत आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाई शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। तो जो आपंक होता है उसमें जो जल होता है उसे निकाल लिया जाता है और जो शुष्क आपंक बचता है उसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है ताकि पोषक तत्व मृदा में वापस जा सके। आगे लिखा है, उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। तो अपशिष्ट जल किस प्रकार तो अपशिष्ट जल को कैसे उपचारित किया जाता है, कितने प्रक्रम हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। तो जहाँ पर वाहित मल संयंत्र लगा हो उसको चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। अब लिखा है, जागरूक नागरिक बने, यानी हम सभी को जागरूक बनना है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा, उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। ऐसा बरसातों में होता है। नालियां और नाले हैं उफान पर आ जाते हैं, उनमें जो कचरा होता है वो सड़कों पर आ जाता है। आगे लिखा है, हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित मल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति आगे लिखा है, अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, यानी अच्छी गृह व्यवस्था को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। लिखा है, अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार का पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीट
कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। यानी पेंट हैं, कीटनाशक हैं, मोटर तेल हैं, दवाइयाँ हैं, इन्हें नाली में नहीं बहाना चाहिए। आगे लिखा है प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। अब लिखा है स्वच्छता और रोग के बारे में। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। तो अनुपचारित मानव मल है, ये अनेक रोगों का कारण बनता है। ये रोग जो बताए गए हैं, तो हम सभी को क्या करना है? शौचालय का ही उपयोग करना है। इसीलिए प्रत्येक घर में शौचालय बनवा दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप जो घर का कचरा है उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, पानी में नहीं बहाना चाहिए। ये गलत है पानी में बहाना, और ये सही है, इसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब लिखा है वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। यानी वाहित मल के निपटान की जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके बारे में लिखा हुआ है। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त हैं जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय से बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। यानी जो मल है शौचालय से बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। अब लिखा है सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता के बारे में। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें वहाँ यहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो इन सब का निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में भी लिखा है। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है, बिल्कुल निभानी है, क्योंकि यदि पर्यावरण दूषित होगा तो ये हानिकारक होगा मानव जाति के लिए। इसीलिए हम सबको अपना योगदान देना है। आगे लिखा है जल स्रोतों को स्वस्थ
अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी वैयक्तिक पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें, तभी सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, यानी खुद से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको पढ़ना आवश्यक है। लिखा है कृमि प्रसंस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। यहाँ भी एक तथ्य है महत्वपूर्ण। लिखा है वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान इत्यादि। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास 7th की बुक का लास्ट चैप्टर था। अब मैं क्लास 8th की साइंस की बुक तभी पढ़ाऊंगी जब आप लोग कमेंट में कहेंगे, नहीं तो फिर मैं शॉर्ट में ही उसको करा दूंगी। इस तरीके से मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगी। यदि आप लोग कहेंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।